हरे कृष्णा बच्चों। तो आपका आपके अपने YouTube चैनल अवर लॉर्ड कृष्णा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आपने पिछले वीडियो में यूज ऑफ वॉज वर एज अ वर्ब टू बी सीखा था। आज हम बात करेंगे टेंस की। आज हम सीखेंगे टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं और टेंस क्या होता है ये देखते हैं। तो बच्चों, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, है ना। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल यानी कि टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। टेंस से कार्य होने का समय ज्ञात होता है ना। अब हम बात करें काइंड्स ऑफ टेंस की, तो हमने देख लिया है काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय के विषय में बताया जाता है, पास्ट टेंस में बीते हुए समय के विषय में बताया जाता है और फ्यूचर टेंस में भविष्य की घटनाओं का वर्णन होता है, यानी कि आने वाले समय के विषय में बात की जाती है। तो ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब इन 3 टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन से हैं? आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें वो 3 टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना। अब यही प्रेजेंट में लगता है, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों टेंसेस में यही चारों भाग किए जाते हैं। इंडेफिनिट बताता है कि कोई भी कार्य कब पूरा हुआ, कब पूरा होगा ये भी नहीं पता है, कब शुरू हुआ ये भी नहीं पता है, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता है, यानी कि इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको अनिश्चित कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। कंटिन्यूअस ये बताता है कि कोई भी कार्य लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इसको लगातार कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट ये बताता है कि कोई भी कार्य है वो अभी अभी पूरा हुआ है और उससे पूरा हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, पूरा होना यानी परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई भी कार्य अभी पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है ना। अब वो कितने समय से चल रहा है ये भी बताया जाता है इसमें, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे हो जाएगा। तो ये 4 भागों में बांट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 12 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 12। अब हम चलिए बात करते हैं प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used to express what is taking place at the present moment, यानी कि वर्तमान काल का वह भाग जिससे कार्य के पूरे होने या अधूरे रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, इसके जो वाक्य होते हैं ना, उसके वाक्य में अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं। कैसे? मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, हम जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वाक्य की पहचान होती है। बनता कैसे है? इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नंबर होगा ना, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, है ना। हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम जब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ने का फॉर्मेट खत्म कर दिया जाता है। हमको एक हेल्पिंग वर्ब दी जाती है डू, इसी में भी यस या यस जुड़ेगा। अब देखिए डू यानी लास्ट में ओ है ना, इसलिए ई एस जुड़ेगा। तो देखो डू में ई एस जुड़ के डज हो गया। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू या डज लिखेंगे, और उसके बाद नहीं शब्द के लिए नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पे यस या यस लग रहा था वहीं पे डज लगेगा,
जहाँ पे यस या यस नहीं लग रहा था वहाँ डू लगेगा, समझ रहे हो ना। यानी कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर्स के साथ डू, बाकी सबके साथ डज। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो देखो इंट्रोगेटिव में हमारे फार्मूला यहाँ से भी शुरू होता है और यहाँ से भी शुरू होता है। अब आप कहेंगे ये दो जगह से कैसे शुरू होता है, तो देखो यहाँ से जो फार्मूला शुरू होता है उसके जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं ना, उनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, और ऐसे में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, केवल सब्जेक्ट से पहले डू या डज लिख देते हैं बस, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर नहीं शब्द आया होता है तो नॉट लिखते हैं, अगर नहीं शब्द ना आया हो तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वही सारी प्रक्रिया होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस एक काम और करते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जिनमें क्या शब्द पहले आया हो, जो डू डज से शुरू होते हैं वो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं, और जिनमें क्या, क्यों, कहाँ आदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर दिए गए हों, बीच में दिए गए हों, या फिर जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं ना, उनको WH फैमिली का इंटरोगेटिव बोला जाता है। इसलिए दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, जो यहाँ से शुरू होगा वो सिंपल इंटरोगेटिव होगा, जो यहाँ से शुरू होगा वो WH फैमिली का इंटरोगेटिव होगा। और अगर इन दोनों में से किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है ना, तो हम नॉट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द ना आए तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। नहीं शब्द अगर आ जाता है तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense is used to express an action that is going on at the time of speaking। यानी कि वर्तमान काल का वह भाग जिससे ज्ञात होता है कि कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है ना, ये इससे ज्ञात होता है। और इसके वाक्यों की पहचान क्या होती है? इसके वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये आदि शब्द आते हैं। और इसका देखिए अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बना रहे थे तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे? डू या डज। अब हम डू या डज नहीं लगाएंगे, अब हम कंटिन्यूस में आ गए, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर। तो देखिए इज कहाँ लगाते हैं? इज वहाँ लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर होगा ना, तब हम इज का यूज़ करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई आएगा तो हम एम का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नंबर आता है ना, तो हम आर का यूज़ करेंगे। अब देखिए इंडेफिनिट में क्या हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते थे हम, है ना, या फिर नेगेटिव में डू या डज लगाते थे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ING। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING जुड़ जाती है तो ये पूरी फॉर्म बन जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर ING फॉर्म भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इज, एम, आर के बाद में नॉट बढ़ा दिया जाता है। बस देखो नेगेटिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो देखो अभी जो इज, एम, आर है ना, वो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। अगर हम इंटरोगेटिव में जाएंगे तो यही इज, एम, आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हम इज, एम, आर बनाएंगे, है ना। अगर कोई हमारा WH फैमिली का है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर इज, एम, आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। बाकी अगर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर ना आया हो तो नहीं लगाएंगे। फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना कर देंगे। ऐसे हमारे बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैसे क्या बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट नाउ बीन कंप्लीटेड। यानी कि वर्तमान काल का वह भाग जिससे ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से वर्तमान काल का वह भाग जिससे ज्ञात होता है कि कार्य पूरा हो गया है, लेकिन उसे पूरा हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह स्कूल जा चुकी है, वे खेल चुके हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि, ये सब आता है। अब देखिए अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या कर रहे थे, इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ना एस या एस लगाएंगे ना ING लगाएंगे। अब हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैज़ और हैव कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। हैज़ वहाँ आएगा जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट
ही सी इट या फिर सिंगुलर नंबर होगा तब हमारा क्या आएगा, हैज़। अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नंबर होगा तब हमारा क्या आएगा, हैव। समझ गए। और कोई भी कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, सब में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम हैज़ हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और अगर हमारा कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और अगर कोई डब्ल्यूज फैमिली का है तो सबसे पहले QW क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बना देंगे और ब्ला ब्ला ऐसे करेंगे, है ना, बस क्वेश्चन मार्क बढ़ा देंगे। इतना समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 3 घंटे से सो रही है, वे 4 जुलाई से खेल रहे हैं, है ना। प्लस टाइम, यानी कि अभी हमने बताया ना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 जुलाई, टाइम भी होता है ना साथ में। तो इनकी पहचान क्या होती है, इनके अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। समझिए इस बात को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। तो यहाँ पे किसी भी कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखो अभी हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे थे तब हम डू या डस का यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैज बीन, हैव बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम हैज बीन, हैव बीन या फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे। देखिए सिंस या फॉर ये समय के लिए आता है, सिंस या फॉर जो है ये समय के लिए आता है। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं और फॉर को पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। उसके बाद जो भी टाइम दिया गया हो उस टाइम की अंग्रेजी बना देते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज बीन, हैव बीन। समझ रहे हो। हैज बीन कहाँ आएगा, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर्स के साथ। हैव बीन कहाँ आएगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर्स के साथ, ठीक है ना। और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। समझ रहे हो। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। समझ रहे हो। बाकी सब वैसे ही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर हमारा कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हैज, हैव और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नई शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे और उसके बाद बीन लिखेंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट या नॉट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सब वही रहेगा, बस क्वेश्चन मार्क बढ़ा देंगे। समझ गए। तो ये हो गई हमारे प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन पूरी। अब हम आगे बात करते हैं पास्ट की। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बीते हुए समय में कोई घटना घटी थी और उस घटना का कोई अनिश्चित समय नहीं था, ये है। समझ रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सिंपल एक्ट इन द पास्ट। भूतकाल का वह भाग जिससे कार्य के विषय में कोई निश्चित बात ज्ञात ना हो। समझ रहे हो। और इसके वाक्यों की पहचान क्या होती है, मैं पढ़ता था, तुम खाती थीं, हम जाते थे, मैंने खाया, है ना, वह स्कूल गई, वे आगरा से आए। तो इनके वाक्यों के अंत में ये सब आता है। समझो, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कोई हमारा सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिड। सब्जेक्ट के बाद में डिड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम सेकंड यूज़ नहीं करेंगे, जब तक डिड रहेगा तब तक सेकंड यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नॉट कब लगाएंगे, जब नहीं शब्द आया हो, ना आया हो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी कि ये हमको बताता है कि भूतकाल में कोई कार्य जारी रहा था भैया, हमें क्या पता। जैसे कि स्कूल बन रहा था, है ना, वह खा रही थी, धोबी कपड़े धो रहे थे,
ठीक है ना। तो इनके वाक्यों की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों से इनके वाक्यों की पहचान होती है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड वाज कंटिन्यूइंग। ठीक है ना। यानी कि भूतकाल का वह भाग जिससे ज्ञात हो कि कार्य जारी था और पूरा नहीं हुआ था। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब देखिए वॉच कहाँ लगाएंगे? वॉच हम लगाएंगे आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर्स के साथ हम वॉच लगाएंगे। बाकी यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसको कहते हैं? आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। समझ रहे हो। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम वॉच वर्ब के बाद में क्या कर देंगे? नॉट, और बाकी हमारा सब वही रहेगा जो ऊपर है ना। और अगर कोई हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम इसी वॉच वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। देखो जैसे सब्जेक्ट से पहले लिखा है ना। और नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आया होगा तो नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, बाकी सब वैसे ही रहेगा भाई। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो ये देखिए है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमको बताता है कि भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो गया था। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर वाज स्टार्टेड। भूतकाल का वह भाग जिससे ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए कुछ समय व्यतीत हो गया है ना। तो देखिए जैसे कि मेरे आने से पहले सुरेंद्र जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले महिमा मर चुकी थी। ठीक है। हमारे जाने के बाद वे जा चुके थे। ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके बनते हैं। अब हम इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सब में चलेगी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड नॉट, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ना तो सब्जेक्ट से पहले हैड लिख देंगे, और अगर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लिख देंगे। बाकी सब वही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। तभी हम आगे उसमें सुधार कर पाएंगे और आपके आगे भी हम बता पाएंगे अच्छे से। तो देखिए अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के भी अंत में रहा था, रही थी, रहे थे यही सब आता है, लेकिन इसमें टाइम भी दे रखा होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, सीमा 4 बजे से जाग रही थी, ऐसे करके टाइम भी देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ़र्क कुछ नहीं है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे थे तो हैज बीन, हैव बीन था ना, अब हैड बीन हो गया। क्या हो गया? हैड बीन। कुछ परिवर्तन नहीं है, बस हैड बीन हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन। बाकी सब वही रहेगा। देखो उसके बाद सब बाकी वही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। समझ रहे हो ना। देखो अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड को और बीन को इधर उधर लिखेंगे और सब्जेक्ट को बीच में लिख देंगे, यानी हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा। अगर नई शब्द आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट देखो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इनके वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आता है। मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगी, है ना, हम जाएंगे, तो ये सब आता है। अब देखिए इसमें हमारी कोई वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या होती है? विल, सेल। अब देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ रहे हो ना। सेल कहाँ लगेगा? केवल आई और वी के साथ। ठीक है। बाकी सबके साथ विल लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर नेगेटिव है तो ना, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो विल सेल के बाद नॉट कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल सेल को इस वाले सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखो सब्जेक्ट से पहले विल सेल है ना। अगर कोई डब्ल्यूएच फैमिली होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट। अगर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट, अगर नहीं शब्द ना आया हो तो नॉट नहीं लिखेंगे। बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल का वह भाग जिससे ज्ञात होता है कि कार्य जारी रहेगा और
पूरा नहीं होगा। जैसे कि मैं सोमवार को नहाता रहूँगा, नहा रहा हूँगा, ठीक है। वह गा रही होगी, है ना। हम जा रहे होंगे। तो ये भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में ये काम हो रहे होंगे और पूरे नहीं हुए होंगे, है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, केवल विल शैल के साथ हम बी और बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, विल शैल के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें विल और शैल के बाद क्या बढ़ा देना होता है, बी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी विल शैल और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वही सब करते हैं। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो देखो सब्जेक्ट से पहले हम क्या कर देंगे, विल शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द ना आया होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद बी, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हो गया, है ना। अब देखिए क्या क्या बचा, हमारा बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी कार्य भविष्य काल में पूरा हो जाएगा, है ना। तो देखो फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट सम फ्यूचर टाइम, ठीक है। भविष्य काल का वह भाग जिससे कार्य के समाप्त होने का ज्ञान होता है, यानी कि भविष्य काल में कब काम समाप्त होगा। जैसे कि जब तक तुम खाना खाओगे तब तक मैं नहा चुका हूँगा, मैं नहा चुकूँगा, ठीक है ना। इनके वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब आता है इसके वाक्यों के अंत में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव शैल हैव। क्या होती है, विल हैव शैल हैव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है ना तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। और यहाँ पे देखो वर्ब कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, समझ रहे हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना तो विल शैल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर नहीं शब्द आया हो वाक्य में तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द वाक्य में ना आया हो तो नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद हैव करेंगे, बाकी सब वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल का वह भाग जिससे ज्ञात हो कि कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, यानी कि कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है ना। तो इसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आता है। क्योंकि भैया देखो फ्यूचर कंटिन्यूस भी है इसमें और परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, दोनों है। कंटिन्यूस का मतलब लगातार चलता रहेगा, परफेक्ट का मतलब पूरा नहीं होगा, समय दिया गया है, इतने समय बाद पूरा होगा। परफेक्ट होगा, परफेक्ट ऐसा नहीं कि परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट होगा, लेकिन जो टाइम दिया गया होगा ना उस नियत टाइम के बाद परफेक्ट होगा। अब देखिए इसमें भी अभी हम क्या यूज कर रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज क्या कर रहे थे, विल भी शैल भी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन, समझ रहे हो, विल हैव बीन शैल हैव बीन। विल क्या है फ्यूचर, हैव क्या है परफेक्ट, और बीन क्या है थर्ड फॉर्म जो यूज होती है परफेक्ट में वो। तो सब्जेक्ट के बाद में विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर हमारा निश्चित समय होगा तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम टाइम की अंग्रेजी बनाएंगे। तो ये ऐसे बनता है, देखिए दिख रहा है आपको, देखिए ये फार्मूला होता है, एक बार फिर से देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस कहाँ लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर कहाँ लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम में। सिंस फॉर का भी हम आगे वीडियो बना देंगे, आपको छोटा सा एक वीडियो बना के डाल देंगे, देख लेना। तो ये पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब ये चलेगी। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है ना तो विल शैल के बाद में नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन चलेगा। विल शैल के बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, और उसके बाद हैव बीन चलेगा। उसके बाद कुछ चेंजमेंट नहीं है, सेम वही सब प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। केवल नॉट लगा देना है विल और
विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बीच में, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो देखो यही जो विल शैल है ना, ये सब्जेक्ट के बाद लिखा है, बस यही विल शैल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। और अगर डब्ल्यूज फैमिली का है ना तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द ना आया है तो नहीं लगाएंगे, है ना। उसके बाद में हैव बीन वही सब लिखेंगे, पूरा प्रोसेस वही है ना। तो चलिए आज हमारा ये पूरा हो गया टेंस, आज हमने समझ लिए। और अगर आपको समझ में कुछ ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि उसमें हम सुधार करें और आपको और अच्छे से बता सकें, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो या तो ट्रांसलेशन का होगा या फिर एक्सरसाइज होगी किसी की, ठीक है ना। तो चलिए जो भी होगा आपके सामने होगा, अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ बच्चों, जाते जाते चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलना, है ना। चलिए राधे राधे।